हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी को गुड इवनिंग। और सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। आप सभी अपने रेगुलर मॉक टेस्ट भी करते रहें। बहुत सारे मॉक टेस्ट आप सभी के लिए www.triplec.com पर हैं। आप यहां से मॉक टेस्ट कर सकते हैं और जिन बच्चों को पीडीएफ की आवश्यकता है तो यहां पर बहुत सारे फ्री पीडीएफ भी दिए गए हैं जहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, असेंबलर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। यहाँ ट्रू एंड फॉल्स में आपसे सवाल पूछा गया है, क्या जो असेंबलर होता है वो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है? यस या नो में आपको आंसर करना है। जो भी साथी क्लास में जुड़ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग और आप सभी एक बार सेशन को शेयर अवश्य करें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब ऑप्शन पहला यानी ट्रू हो जाएगा। जो असेंबलर होता है वो एक प्रकार का लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जिसे हम भाषा अनुवादक के नाम से भी जानते हैं। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर यानी जो असेंबलर है ये असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल है, निम्न में किस में शब्द संसाधन नहीं है? अब जो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं जैसे गूगल डॉस दिया गया है, ओपन ऑफिस दिया गया है, एमएस वर्ड दिया गया है एंड गूगल क्रोम दिया गया है। कह रहा है कौन सा शब्द संसाधन नहीं है। देखिए, शब्द संसाधन का मतलब है वर्ड प्रोसेसिंग और आप सब जानते हैं वर्ड प्रोसेसिंग या वर्ड प्रोसेसर किस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। किस प्रकार के सॉफ्टवेयर को वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है? अगर हम आपसे सवाल करें कि आपके ट्रिपल सी के सिलेबस में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है तो आप बताओगे सर हमारे ट्रिपल सी सिलेबस के अंदर लिब्रे ऑफिस राइटर नाम का जो सॉफ्टवेयर है वो एक शब्द संसाधन है, वह एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। तो जैसे राइटर एक शब्द संसाधन यानी वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, वैसे एमएस वर्ड भी हो गया, ये भी आपका वर्ड प्रोसेसिंग में आता है, ओपन ऑफिस भी आता है, गूगल डॉस भी आता है। ठीक है, यहाँ गूगल क्रोम जो है ये शब्द संसाधन नहीं है तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। गूगल क्रोम क्या है? एक प्रकार का, अगर हम गूगल क्रोम की बात करते हैं तो एक प्रकार का आपका वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर है। अगर हम किसी वेबसाइट को ब्राउज करना चाहते हैं तो इस वेब ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेब ब्राउजर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। वेब ब्राउजर कैसे होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर के काम के लिए इस्तेमाल किया जाए वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और जो सिस्टम के लिए यूज हो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ वेब ब्राउजर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर हम यहाँ ओपन ऑफिस, एमएस वर्ड या फिर वर्ड प्रोसेसिंग की बात करें, ये किस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं तो ये भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, IPv4 पता कितने बिट्स का होता है? क्वेश्चन नंबर 3 है आपके स्क्रीन पर, तो सभी साथी जवाब करेंगे। आईपी आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और जो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है ये दो टाइप का है। यहाँ IPv4 है, ठीक है, और एक IPv6 है। दोनों से सवाल आपके एग्जाम में आता है, 4 से भी आता है और 6 से भी आता है। तो IPv4 पता कितने बिट का होता है ये सवाल यहाँ पूछा गया है। इसका आंसर है ऑप्शन पहला, 32 बिट का होता है, 32 बिट का होता है IPv4। बट अगर आपसे IPv6 की बात की जाए तो 120 बिट का होगा, 128 बिट का होता है आपका IPv6। दोनों याद रखना है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कई बार यहाँ बिट की जगह बाइट में पूछते हैं कि कितने बाइट का होता है। तो अगर आपसे पूछें कितने बाइट का होता है तो 32 को 8 से डिवाइड कर दो, ठीक है, यहाँ 4 बाइट हो जाएगा। तो 4 बाइट का होता है आपका IPv4 एड्रेस। और अगर हम 128 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 16 निकल के आएगा। तो 16 बाइट का होता है IPv6। अब ध्यान रखना है, बाइट में पूछेंगे तो 16, बिट में पूछेंगे तो 128। ठीक है, चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें पूछा है, सॉफ्टवेयर जो www पर वेब पेज व्यू करने के लिए प्रयोग होता है।
ऐसा सॉफ्टवेयर आपको बताना है जो www पर वेब पेज को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम आपसे कहें कि किसी वेब पेज को आपको देखना है, या ऐसे बोल सकते हैं कि भाई किसी वेबसाइट को देखना है, किसी वेबसाइट पर विजिट करना है, ओपन करना है किसी वेबसाइट को, तब हम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे? वेब रीडर, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, या इनमें से कोई नहीं? भाई कोई भी वेबसाइट है, अगर हम उस पर जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑप्शन वी हो जाएगा यहाँ पे, वेब ब्राउजर। वो गूगल क्रोम हो सकता है, मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है, या अन्य कोई भी ब्राउजर हो सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी आपका राइट है। अगला सवाल है, किस कमांड का प्रयोग वर्कशीट के अंतिम सेल के सिलेक्शन के लिए किया जाता है? आप किस कमांड का इस्तेमाल वर्कशीट के अंतिम सेल के सिलेक्शन के लिए कर सकते हैं? अंतिम सेल पर आपको जाना है तो आप किस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑप्शन यहाँ पर आपका डी है, कंट्रोल के साथ में एंड बटन आप दबा सकते हैं। अगला सवाल है, यूनिवैक है। यूनिवैक क्या है? इसका पूरा नाम आपको बताना है, फुल फॉर्म आपको बताना है। यूनिवैक का फुल फॉर्म आप सभी बताएंगे कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताइए। और जो साथी अभी भी क्लास से जुड़े हैं, जिन बच्चों ने शेयर नहीं किया है, आप सभी एक बार शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है। यहाँ पर ऑप्शन पहला हो जाएगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, ठीक है, यूनिवैक। अगला सवाल है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का नाम क्या होगा? अंतिम कॉलम का नाम आपको बताना है। अंतिम कॉलम का नाम क्या होगा? लास्ट कॉलम का नाम क्या होगा? को कैल्क में जब आप अंतिम कॉलम पे जाते हो, लास्ट कॉलम पे जाते हो, तो उसका नाम होता है एफ एक्स डी। याद रखना है, एफ एक्स डी होता है। अगर आप लिब्रे ऑफिस का जो लेटेस्ट वर्जन है वो यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें कॉलम की संख्या को बढ़ा दिया गया है। पहले आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क में 1024 कॉलम हुआ करते थे, तो जो अंतिम कॉलम का नेम बनता था वो AMJ हुआ करता था। बट अब जो है 16,384 कॉलम आपके हो गए हैं, तो अब जो नाम बनेगा वो XFD बनेगा। क्या होगा? XFD। ये अंतिम कॉलम का नाम है, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, OLX क्या है? व्हाट इज OLX? बताओ। OLX क्या है? ई कॉमर्स है, ई गवर्नमेंट, सोशल साइट, या ऑल ऑफ दीज? देखिए, OLX एक वेबसाइट है, ठीक है। और ये किस प्रकार की वेबसाइट है, ये आपसे पूछा गया है। तो यह एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। ऑप्शन हमारा पहला ही करेक्ट है। OLX जो है वो ई कॉमर्स में आता है। फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, स्नैपडील है, क्विकर है, ये सब आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है। लेकिन OLX एक और सवाल आता है कि OLX जो है वो ई कॉमर्स के किस मॉड्यूल के तहत आता है, किस मॉड्यूल के अंतर्गत आता है? तो यह आपका C2C के अंतर्गत आता है। C2C का मतलब होता है कस्टमर टू कस्टमर, तो ये जो है कस्टमर टू कस्टमर के अंतर्गत आता है। अगर अमेजॉन फ्लिपकार्ट की बात करें तो वह आपके V2C के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम बिजनेस टू कस्टमर कहते हैं, और यहाँ कस्टमर टू कस्टमर होता है। अगला सवाल है, MS-DOS का पूरा नाम क्या है? MS-DOS का फुल फॉर्म आपसे अभी पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ओपन सिस्टम, या नन ऑफ दीज, या फिर ऑल ऑफ दीज। अब देखिए, जो MS-DOS है इसका पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगर आपसे पूछें कि MS-DOS है क्या, ठीक है, तो ध्यान रखना है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS-DOS क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है प्रचालन तंत्र। जैसे आपने विंडोज़ का नाम सुना होगा, विंडो, है ना, विंडोज 7, विंडोज XP, विस्टा 10, 11, ये सब जो विंडोज हैं, तो यहाँ भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी के समान MS-DOS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो आपका विंडोज है ये GUI बेस्ड होता है। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, लेकिन जो MS-DOS होता है ये आपका CUI बेस्ड होता है, ठीक है। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल का जवाब करना है। पूछा है, POP का पूरा नाम क्या होता है? POP का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ POP?
सभी बच्चों को लाइक और शेयर करते रहना है, दबाकर आपको लाइक करना है, शेयर करना है सभी बच्चों को जो भी क्लास से जुड़े हुए हैं। कि यहाँ पीओपी का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, तो ऑप्शन हमारा पहला ही करेक्ट हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पीओपी एक प्रोटोकॉल है जो ईमेल में इस्तेमाल होता है। जब जब भी आप मेल करते हैं तो वहाँ पर पीओपी अपना काम करता है। मेल को अगर डाउनलोड करना होता है, ठीक है, या रिसीव करना होता है, ऐसे पूछ सकते हैं, तो पीओपी 3 का इस्तेमाल होता है एंड आईएमएपी का इस्तेमाल होता है। ये दो प्रोटोकॉल मेल को रिसीव करने का काम करते हैं। पीओपी से आईएमएपी थोड़ा एडवांस होता है, बट अगर हमें मेल भेजना होता है तो वहाँ पर एसएमटीपी काम करता है, जिसे हम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा वेब ब्राउज़र है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें ब्राउज़र की बात की गई है, याहू, गूगल, सफारी, अल्टा विस्टा, इसमें कौन सा ब्राउज़र है? करेक्ट आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा? देखो यहाँ याहू, गूगल, अल्टा विस्टा सभी सर्च इंजन है, बट सफारी क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सफारी, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, जीमेल क्या है? व्हाट इज जीमेल? आपको जीमेल के बारे में बताना है, जीमेल क्या होता है। जीमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा है, एक सोशल साइट है, कोई नहीं या फिर सभी। तो देखिए जीमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा है, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। जीमेल का मतलब होता है गूगल मेल, फुल फॉर्म क्या होता है? जी का मतलब यहाँ हो जाएगा गूगल से, तो ये गूगल मेल होता है, ठीक है। और जीमेल में जब भी आप कोई फाइल अटैच करते हैं, जब भी कोई फाइल आप अटैच करते हैं जीमेल के साथ में, तो 25 MB की फाइल आप जोड़ सकते हैं, 25 MB से ज़्यादा की फाइल आप जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा आप ध्यान रखना है, अगर आपसे कभी पूछें कि जीमेल जो है इसके फाउंडर कौन हैं, तो जीमेल के फाउंडर हैं पॉल वचिट। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये आपको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। जीमेल के फाउंडर की बात करें तो पॉल वचिट जीमेल के फाउंडर हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, ई कॉमर्स निम्न में से कौन सा है? इसमें ई कॉमर्स कौन सा है ये पूछा है आपसे। ऑप्शन देखो, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, अमेजॉन, इंस्टाग्राम। ई कॉमर्स के अंतर्गत कौन सा आता है ये आपको बताना है, बताइए। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है ना। और यहाँ पर फेसबुक, व्हाट्सएप, अमेजॉन, इंस्टाग्राम में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अमेजॉन क्या है? एक ई कॉमर्स साइट है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, ट्विटर पर कितने समय की वीडियो अपलोड कर सकते हैं? ट्विटर पर कितने समय की वीडियो अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बताइए, ट्विटर पर कितने समय की वीडियो अपलोड कर सकते हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको देना है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 2 मिनट 20 सेकेंड की वीडियो हम अपलोड कर सकते हैं, 2 मिनट 20 सेकेंड की वीडियो हम अपलोड कर सकते हैं ट्विटर पर, ठीक है। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन मैसेंजर का एक पार्ट है? मैसेंजर का एक पार्ट कौन सा है, एक हिस्सा कौन सा है? आप लोग बताएं जल्दी से भाई, क्या होगा इसमें राइट आंसर? मैसेंजर का एक पार्ट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मैसेंजर का एक पार्ट कौन सा है? व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। देखो, जो आपका मैसेंजर होता है, जो मैसेंजर होता है वो आईएम होता है, इंस्टेंट मैसेजिंग होता है, ये बात तो आप सब जानते हैं। यानी जैसे हमारा व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, वैसे ही मैसेंजर है, लेकिन मैसेंजर किससे जुड़ा हुआ है? तो ये फेसबुक से संबंधित है, ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर मैसेंजर एक पार्ट है किसका? फेसबुक का। ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या होगा आपका? सी हो जाएगा। अगला सवाल है, फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं? क्या हम फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, ये आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी स्क्रीन पर, क्या हम फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं? आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा? क्या हम फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, जीमेल में अधिकतम कितना अटैचमेंट हो सकता है? अभी इस सवाल के बारे में हमने आपसे बात कर ली है। जब भी जीमेल में हम किसी भी फाइल को अटैच करते हैं तो उसका मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है? 25 MB हो सकता है। कई बार आपसे एग्जाम में याहू में पूछ सकता है कि याहू में जब भी कोई भी फाइल अटैच करोगे याहू मेल के अंदर तो कितना हो सकता है, तो वहाँ पर भी 25 MB हो सकता है। 25 MB तक की फाइल को हम अटैच कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एम बैंकिंग किसका उदाहरण है। एम बैंकिंग का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब होता है मोबाइल बैंकिंग। क्या हो जाएगा? मोबाइल बैंकिंग। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, मोबाइल बैंकिंग। लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? अगर आपको हेल्प लेनी है लिब्रे ऑफिस में तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? बताइए, हेल्प कुंजी की शॉर्टकट की आपको बतानी है। हेल्प के लिए F1 हम इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया? यूपीआई को किसके द्वारा विकसित किया गया? ठीक है, यूपीआई का मतलब क्या होता है? यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। ठीक है, पेमेंट इंटरफेस होता है, ये यूपीआई का फुल फॉर्म होता है। अब यूपीआई को किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो आंसर में क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यूपीआई को विकसित किया गया। अगला सवाल है अबेकस क्या है? व्हाट इज अबेकस? बताइए यहाँ पे कौन सा राइट आंसर आपका है। अबेकस क्या है? मशीन कैलकुलेटर है, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है, फर्स्ट कैलकुलेटर है, इसमें से कोई नहीं। देखिए अबेकस जो है ना, ये सबसे पहला कैलकुलेटर है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। अबेकस को सबसे पहला गणना यंत्र माना गया है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसका आविष्कार चाइना में हुआ था, यानी चीन में हुआ था। तो फर्स्ट कैलकुलेटर के नाम से जाना जाता है आपका अबेकस। अगला सवाल है कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में प्रयोग किया गया फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया? ये सवाल है आपसे। तो देखिए कंप्यूटर की अलग अलग जनरेशन्स हैं, अलग अलग पीढ़ियां हैं। जैसे जैसे कंप्यूटर में डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे एडवांसमेंट होता गया टेक्नोलॉजी में, वैसे वैसे जनरेशन भी चेंज होती चली गई। तो जो प्रथम पीढ़ी थी कंप्यूटर की, उसमें किसका इस्तेमाल हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। ऑप्शन हमारा हो जाएगा वी। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद जो सेकेंड जनरेशन थी उसमें फिर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ था। वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर्स में। और थर्ड जनरेशन में फिर ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस किया गया आईसी में। आईसी ये थर्ड जनरेशन में आई। उसके बाद में फोर्थ जनरेशन की बात करें तो VLSI आ गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ गया। और उसके बाद में ULSI आ गया, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ गया। और ये फिफ्थ जनरेशन थी आपकी, ठीक है, फिफ्थ जनरेशन थी आपकी ULSI वाली। इसी के अंदर आपका AI भी आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया। ओके, अगला सवाल देखो, प्रोडक्ट 5,2 उसके बाद ब्रैकेट में फिर आगे दिया है -5। इसका वैल्यू आपसे पूछा है। अगर आप एक्सेल में या फिर कैल्क में इस फार्मूले को लगाओगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा? आप सब जानते हैं प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। और अगर आप 5,2 की मल्टीप्लाई करोगे, जैसे हम कहें कि भाई इसको ही सॉल्व कर दो, ये पूरा जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आपको सॉल्व करना है, तो 5 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? 10 होगा। -5 कर दोगे तो बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। बहुत सिंपल है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। और इसी प्रकार से हमारा जो कैल्क है वो काम करेगा। जैसे ही कैल्क में किसी सेल में आप इक्वल प्रोडक्ट 5,2 -5 टाइप करोगे, एंटर प्रेस करने पर आपका रिजल्ट 5 आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में होते हैं वहां पर तो कैल्क आपको चलाने को मिलेगा नहीं, एक्सेल तो मिलेगा नहीं। तो वहां पर कैसे सॉल्व करोगे, वो इसी विधि से आपको सॉल्व करना है। इसलिए जब भी हम क्लास में ऐसे फॉर्मूले लेकर आते हैं तो आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करते हैं, बाकी इसका कंसेप्ट भी समझाते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि भाई कैसे आपको सॉल्व करना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? अगर आपसे कहा जाए कि भाई प्रिंट प्रीव्यू करना है लिब्रे ऑफिस में अंदर, चाहे वो आपका राइटर हो, कैल्क हो, इम्प्रेस हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है लिब्रे ऑफिस का, उसमें प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो शॉर्टकट की बताओ। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि प्रिंट प्रीव्यू किस मेनू में होता है। तो याद रखना है फाइल मेनू के अंदर होता है। फाइल मेनू में जब आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपको प्रिंट प्रीव्यू का कमांड मिलेगा, जिसके शॉर्टकट की कंट्रोल-Shift-O होती है। दोनों बातें याद रखना है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहलाती है? कौन सी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहलाती है? 25 में आपसे पूछा गया है। तो अगर हम कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी की बात करें, है ना, स्थायी मेमोरी का मतलब हो जाएगा परमानेंट मेमोरी। अगर हम परमानेंट मेमोरी की बात करें तो यहाँ पर तो आपको क्या दिखेगा? रोम दिखेगा, ROM रोम दिखेगा, जो कि रीड ओनली मेमोरी होता है। देखो हमारे कंप्यूटर में जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो दो टाइप की होती है। एक आपका रैम होता है जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, और एक आपका रोम होता है जिसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। जो आपका रैम होता है यह अस्थाई मेमोरी होता है, अस्थाई यानी टेम्परेरी।
जब तक आप काम करते हैं अपने कंप्यूटर में तब तक तो डेटा रैम में रहता है, लेकिन जैसे ही वो काम बंद कर देते हैं तो डेटा वहाँ से डिलीट हो जाता है। बट रोम कैसा होता है, रोम के अंदर जो भी डेटा होता है वो स्थायी होता है, वो आपका परमानेंट होता है। और रोम के अंदर किस प्रकार का डेटा होता है, तो हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाला सॉफ्टवेयर होता है, जिसे हम बायोस के नाम से जानते हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक प्रोग्राम है जो रोम के अंदर रखा जाता है, और ये जो बायोस है हमारे सिस्टम को क्या करता है, स्टार्ट करने का काम करता है, या आप ऐसे कहें कि हमारे कंप्यूटर को बूट करने का काम करता है। इस बायोस को एक नाम दिया गया है फर्मवेयर, इसको फर्मवेयर के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना है, बायोस को फर्मवेयर के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे ही आप अपने कंप्यूटर की पावर को ऑन करते हैं, बटन प्रेस करते हैं, तो क्या होता है, हमारा बायोस एक्टिवेट होता है, अपना काम करना शुरू कर देता है, और कुछ ही समय में आपका कंप्यूटर ऑन हो जाता है। तो ये जो बूटिंग करने का काम है, आपके कंप्यूटर को बूट करने का काम है, ये कौन करता है, बायोस करता है। ठीक है, तो ये यहाँ एक कैसी मेमोरी है, स्थायी मेमोरी है, इसमें डेटा हमेशा हमेशा बना रहता है। लेकिन रैम जो है हमारा वो अस्थाई है। तो रैम हमारा कैसा है, वोलाटाइल है, इसको क्या कहा जाता है, वोलाटाइल भी कहा जाता है। और रोम को नॉन वोलाटाइल कहा जाता है, ये ध्यान रखना है, नॉन वोलेटाइल भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ जो हमारी एक्सटर्नल मेमोरी होती हैं, जैसे अगर हम एसडीडी की बात करें, हार्ड डिस्क ड्राइव की बात करें, या एसडीडी की बात करें, सॉलिड स्टेट ड्राइव की बात करें, तो ये भी हमारी कैसी होती हैं, नॉन वोलेटाइल होती हैं। कैसी होती हैं, नॉन वोलेटाइल होती हैं, यानी ये भी हमारी स्थायी मेमोरी होती हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, सेशन में आज इतना ही रखेंगे, और कल की क्लास में हम आपको टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो कल सभी को तैयार रहना है 8:30 बजे टॉप 50 प्रश्नों के लिए। ओके, और जिन बच्चों को ट्रिपल सी का मार्च का बैच ज्वाइन करना है, आज 31 जनवरी है, रात 11 बजे तक आप मार्च या फरवरी जो भी बैच लेना चाहते हैं उसको 360 रुपये में ले सकते हैं केवल। इसके बाद कल से सभी बैचेस का प्राइस 399 हो जाएगा। तो जिनको भी बैच ज्वाइन करना है अभी आप 360 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं रात 11 बजे तक। बैच को ज्वाइन करने में अगर कोई भी समस्या आती है या कोई मन में डाउट है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 9452299436। ठीक है, 9452299436, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो कोई भी अगर आपकी क्वेरी है आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। ओके, और बैच को ज्वाइन करने के लिए आपके पास में एप्लीकेशन होना चाहिए। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर ट्रिपल सी बाई फिशरी सर्च करें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और उसके बाद में पैड कोर्स में जाके अपना बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और ट्रिपल सी एग्जाम को एक बेटर ग्रेड में पास कर सकते हैं। एप्लीकेशन में जो क्लास होते हैं वहाँ पर आपका पूरा थ्योरी क्लास होते हैं, एमसीक्यू क्लास होते हैं, ई बुक्स आपको मिलते हैं, सभी क्लास के नोट्स आपको मिलते हैं, और इसके साथ साथ में टेस्ट सीरीज आपको मिलती हैं। तो बहुत कुछ वहाँ पर आपके लिए रहता है। अगर पूरा सिलेबस आप कंप्लीट से पढ़ लेते हैं तो निश्चित फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप ट्रिपल सी एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।